हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम उत्तराखंड से रिलेटेड दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है वो है ग्लोबल इवेंट ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सेकंड जो टॉपिक है वो है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। ये दोनों ही जो न्यूज़ हैं वो है नवंबर और दिसंबर 2023 की, क्योंकि हमारा जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है मार्च में और हमें पता ही है कि एटलीस्ट हमें 8 महीने पहले का करंट अफेयर्स करके चलना है, तो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड चीज़ ये क्योंकि ग्लोबल लेवल पे हुआ है तो उत्तराखंड के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आइए अब इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला टॉपिक है ग्लोबल इवेंट ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी। मीडिया को कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया था, बताया था कि ये दो इवेंट्स होने जा रहे हैं। पहला डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक ग्लोबल इवेंट है और सेकंड जो है वो है इन्वेस्टर समिट होने वाला है उत्तराखंड में। पहले टॉपिक के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उसके लिए एक वीडियो मैसेज भी है जो एक्टर अमिताभ बच्चन द्वारा दिया गया था। इसके बारे में और बात करते हैं, थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज देख लेते हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि ये ग्लोबल लेवल का इवेंट है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? फर्स्ट चीज़ ये कि ये 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। यहाँ पर कांग्रेस का मतलब आप जानते ही हैं, जब बहुत सारे लोग किसी एक टॉपिक पे बात करते हैं जिनका एक कॉमन गोल होता है तो उसको हम कांग्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पर मेन जो टॉपिक है वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिस पे सभी ग्रुप के लीडर्स आकर एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि यह कहाँ पे हेल्ड किया गया था? देहरादून में ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। क्या सिर्फ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया? नहीं, ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ किया गया था बाय हैदराबाद एंड उत्तराखंड स्टेट काउंसिल। तो हम यहाँ पे ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे 2 स्टेट इंक्लूड हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं, जैसे हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी है एंड उत्तराखंड स्टेट भी इसमें इंक्लूडेड है, काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन लोगों ने ये जॉइंट रूप से ऑर्गेनाइज़ किया था। अब बात करते हैं आगे, इसका मेन मोटिव क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब भी कोई चीज़ होती है तो उसका कोई ना कोई मोटिव तो ज़रूर होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। तो यहाँ पर जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो डिज़ास्टर, जैसे कि नाम ही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो आपदा के प्रबंधीकरण से लेके है डिज़ास्टर को कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड है। अब एक चीज़ हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बाय डिज़ास्टर मैनेजमेंट। देखिए, जो टॉपिक है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसलिए है कि क्योंकि डिज़ास्टर होने को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अब मैनेज का मीन्स क्या है यहाँ पे? अब मान लीजिए कोई भी प्राकृतिक आपदा या नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई है, उसको रोक नहीं सकते थे, वो हो गई है, लेकिन हाँ, उसके बाद बचाव कार्य कैसे होगा? जो लोग उससे प्रभावित हुए उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, या अगर उनको बचा भी लिया गया है तो उनको पुनर्वासित कैसे किया जाएगा, उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ प्राकृतिक आपदा आई है वो स्थान तो शत विशत हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है वो। तो उसको हमें अब ऐसा तो नहीं है तुरंत लोगों को वहाँ बसा दिया जाएगा, तो उन लोगों को वहाँ से हटा के कहीं और विस्थापित करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर में आती हैं। अब ये बात जानते ही है कि जो उत्तराखंड है वो डिज़ास्टर प्रोन एरिया है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के डिज़ास्टर्स होते रहते हैं। अब अलग अलग तरीके के डिज़ास्टर, जैसे भूकंप आने की संभावना यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, भूस्खलन आने की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है। अब न्यूज़ में बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जैसे अभी हम जोशीमठ की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जोशीमठ के धंसने की खबर आई है। तो हम चमोली में आपदा की बात कर रहे हैं, केदारनाथ में अभी 2013 में आपदा हुई थी, उससे वहाँ पर ही लोग नहीं मिल पाए हैं। इस तरह की आपदाएं यहाँ पर आती रहती है। तो इसका मेन कारण क्या माना जा रहा है? इसका मेन कारण माना जाता है कि हम हिमालय को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ऐसी क्यों बात की जा रही है? आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि जब भी कोई डिज़ास्टर आता है उत्तराखंड में तो उसके लिए मेन कॉज जो ठहराया जाता है वो ये कि हम हिमालय को समझ नहीं रहे हैं। हिमालय एक नवीन पर्वत श्रृंखला है, न्यू डेवलप हुआ है और अभी भी डेवलप हो ही रहा है, क्योंकि इसकी जो प्लेट हैं, आप जानते हैं ना, भूकंप के लिए हमारी जो अर्थ है वो उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी भी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर धक्का लगा रही है, सबमर्ज हो रही है। तो उसके कारण क्या है, हिमालय अभी भी बन ही रहा है।
ये बातें हो रही है। तो हिमालय का अभी विकास जारी है। दूसरी चीज़ ये कि हिमालय के ऊपर उत्तराखंड है और उसी पे हमने डेवलपमेंट इस तरह से करना शुरू किया है कि वो कहीं ना कहीं उसके इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। कैसे प्रभावित कर रहा है कि मान लीजिए कि हमने कहीं से खोदना शुरू किया, यहाँ कहीं पे सुरंग बनाने के लिए वहाँ पे थोड़ा सा भी विस्फोट किया, उससे क्या है बाकी जो पहाड़ हैं वो भी हिल रहे हैं। उनके हिलने से क्या हो रहा है कि वो भी हो सकता है कि बाद में दरार, जो अभी उनमें दरार आई है वो बाद में दिखाई दे कि वो बाद में गिरने लगे। तो कहीं ना कहीं हम ये मान रहे हैं कि जो ये हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे हमारे हिमालय को नुकसान पहुंच रहा है। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो ये डिस्कस करने के लिए हो रहे हैं कि ठीक है, डेवलपमेंट भी करना ज़रूरी है, इकोसिस्टम को भी समझना ज़रूरी है। तो ऐसा क्या किया जाए कि दोनों के बीच में तालमेल बिठा के चला जा सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन किन मुद्दों पे बात की गई है। पहली चीज़ हिमालयी पारिस्थितिकी के बारे में बात की गई है, यानी कि हिमालयन इकोसिस्टम के बारे में बात की है, वहाँ के समुदायों के बारे में बात की है, ठीक है, कम्युनिटीज़ के बारे में बात की है, और आपदा और परिवर्तन के समय जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर भी बात की गई है कि मान लीजिए कि कोई आपदा आ जाती है तो उस समय क्या चुनौतियाँ होती हैं, जैसे कि कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे उस स्थान पे पहुंचा जाए, तभी तो वहाँ पर हम राहत कार्य या बचाव कार्य कर सकेंगे। तो इन सब मुद्दों पे इसमें बात हुई है। अब हम लोगों के लिए ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में बात हुई है तो उत्तराखंड का और आपदा का क्या मेल है वो हम बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें मुख्य क्या आती हैं, भूकंप, भूस्खलन जैसी घटनाएं, अतिवृष्टि हो गई, बादल का फटना हो गया, वन में आग लग जाना, जंगलों में आग लग जाना, ये सारी मतलब ये सारी जो है हम अक्सर अखबारों में पढ़ते ही रहते हैं, इन पर चर्चा होती रहती है। एक चीज़ और ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे भूकंप आया उसके बाद भूस्खलन हो गया, ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक आया उसके बाद लैंडस्लाइड हो गया। उसके बाद हम बात करें लैंडस्लाइड हुआ, एक भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा आकर रिवर में गिर गया, ठीक है, उसके रिवर में गिरने से क्या हुआ, पानी अब अवरुद्ध हो गया। जो पानी फ्लो में बह रहा था अब उसका बहना जो है वो कहीं ना कहीं उस चट्टान ने, उस पत्थर ने, रॉक ने वो रोक दिया। उससे क्या हुआ, पीछे से बहुत सारा पानी इकट्ठा होता रहा। जैसे ही वो इतना पानी बढ़ जाए कि वो उस पत्थर को हिला सके या उसके ऊपर से जा सके, वो इतना पानी इकट्ठा हो चुका होता है कि वो कहीं ना कहीं बाढ़ ले आता है। इसके अलावा हम बात देखेंगे कि अब बेमौसम बारिश होने लगी है, या फिर देखें तो जैसे मान लीजिए दिसंबर जनवरी में यहाँ पर बर्फ़बारी होनी चाहिए, तब ना हो करके जनवरी की लास्ट में या फिर फ़ेब में बर्फ़बारी हो रही है। उससे क्या है कि पारिस्थितिकी का संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। ये हमें मानना होगा, हिमालय में पारिस्थितिकी का संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। उसके बहुत सारे कारण हैं, पॉल्यूशन एक कारण है, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, ये एक कारण है। अब हम अपने उत्तराखंड को अगर भूकंप के डिवीज़न में देखें, जहां हम भारत को मेनली 4 जोन में डिवाइड करते हैं, वहीं उत्तराखंड को हम मेनली 2 डिवीज़न में, 2 जोन में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 4 और 5। अब यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि जोन 4 और जोन 5 क्या है, भूकंप की जो तीव्रता है उसके हिसाब से यहाँ पे जोन 4 और 5 दिखाए गए हैं। जोन 5 जो है वो यानी कि सबसे अधिक तीव्रता वाला, सबसे भयंकर तीव्रता का यहाँ पर भूकंप आने की संभावनाएं हैं। जोन 5 में कौन से आते हैं, रिएक्टर स्केल पे, अगर हम जिसको हम कहते हैं कि भूकंप को नापने के लिए रिएक्टर स्केल की बात की जाती है, तो रिएक्टर स्केल पे अगर 9 से अधिक तीव्रता का, ठीक है, 9 एम्पलीट्यूड से ज़्यादा का, 9 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा का रिकॉर्ड किया जाता है भूकंप, तो उसे कहते हैं कि वो जोन 5 का भूकंप है या फिर अर्थक्वेक है। तो उत्तराखंड में ये संभावनाएं जताई जाती हैं कि ये जो चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें जोन 5 के भूकंप आ सकते हैं। और लास्ट अगर हम देखें तो रुद्रप्रयाग में, जो आपके बद्रीनाथ है उसमें रिएक्टर 9 स्केल का आया भी है भूकंप, जिसमें बहुत त्रासदी हुई थी। हालांकि वो 1803 का था, उस टाइम हम इतने ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे बहुत विध्वंस हुआ था। दूसरी चीज़ की बात करें, कुछ जोन जो है, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो जोन 4 में आते हैं, जो जोन 5 से थोड़े कम लेकिन फिर भी भयंकर तो है ही। अर्थक्वेक जिनका जो रिएक्टर स्केल पे तीव्रता है वो इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत विनाशकारी साबित हो सकते हैं। तो उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में आता है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में।
आपने देखा होगा जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं वो हमेशा ही टिहरी बांध का विरोध करते रहे थे। उनका कहना ये था कि अगर टिहरी बांध बनेगा तो यहाँ की चट्टानों पर, क्योंकि रिजर्वियर बनाना पड़ेगा, जलाशय बनाना पड़ेगा जहाँ पे पानी हम रोक सकें, तो उसका दबाव जो है वो यहाँ की मिट्टी पर पड़ेगा, यहाँ की चट्टानों पर पड़ेगा और यहाँ भूकंप की तीव्रता कभी भी हो सकती है और ये कभी भी ये जो बांध है वो विनाशकारी साबित हो सकता है। ऐसा वो इसलिए भी कहते थे कि अगर आप ग्रेटर हिमालयास और मिडिल हिमालयास की बात करें तो उत्तराखंड कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में आता है, मतलब उत्तराखंड के क्षेत्रों में ग्रेटर हिमालयास एंड मिडिवल हिमालयास दोनों आते हैं और इन दोनों के जो बीच का क्षेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं मेन हिमालयन थ्रस्ट, वो एक रेखा टिहरी बांध के नीचे से होकर गुजरती है जो कि आप कहाँ तक जाती है, वो नेपाल तक होकर जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी नेपाल में जब भी इस तरह से भूकंप आते हैं तो उनकी जो कंपन है वो आपको उत्तराखंड में भी महसूस की जाती है। आगे बात करते हैं इन्हीं के बारे में। जैसे कि ये आप फोटो में देख ही सकते हैं, अभी हाल ही की खबर है कि एक टनल बनाई जा रही थी जिसका काम चल रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग 134 को जोड़ने के लिए एक ये टनल बनाई जा रही थी उत्तराखंड में और उससे हुआ क्या कि उसका कुछ पार्ट जो तो धंस गया। धंसने के कारण वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे, 41 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे जो कि वहीं के वहीं कैद हो गए। अब वो कैद हो गए तो उसके बाद उनको राहत कार्य चला, बचाव कार्य चला। 15 दिन की मशक के बाद उन लोगों को निकाल लिया गया। वहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है, रेड हॉल माइनर्स की मदद से उनको निकाला गया। फर्स्ट थिंग है ये, अब हम ये हमारे लिए फैक्ट हो गया कि रेड हॉल माइनर्स होते क्या हैं। अब जैसे नाम से ही है रेड हॉल, आपने चूहे को देखा है, चूहा क्या करता है, वो बिल खोदता रहता है, खोदते खोदते वो बहुत लंबी सुरंग बना लेता है। ये रेड हॉल माइनर्स इसी तरह से काम करते हैं कि कुछ संकरी सी जगह में ये इस तरह से खुदाई करते चले जाते हैं ताकि ये वहाँ से एक कनेक्शन बना सके। ये मेनली मेघालय में बहुत पॉपुलर हुआ गया था जिसको कि इलीगल घोषित कर दिया गया था, क्योंकि अगर दिया गया कि ये लोग क्या करते थे, रेड हॉल माइनिंग्स के जरिए वहाँ से कोयला निकाल लिया करते थे जो कि इलीगल था। लेकिन यहाँ पे ये हम लोगों के काम आए और इन्हीं लोगों ने हमारे लोगों को 41 लोगों को बाहर निकालने में मदद की। दूसरी खबर देखेंगे आप, जैसे कि यह है जोशीमठ इज सिंकिंग, जोशीमठ धंस रहा है। ये भी बहुत चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था कि जोशीमठ की जो ज़मीनें हैं वो धंसनी शुरू हो गई थी वहाँ के, इसी कारण से लोगों के मकानों में दरारें आने लगी थी। उसके अलावा वहाँ से पानी निकलने लगा था। ऐसा माना जाता है कि जो जोशीमठ है वो उसके नीचे बहुत सारी जलधाराएँ हैं जो बह रही हैं। अब ये जो जलधाराएं हैं ये किसी को दिखाई नहीं दे रही है और जोशीमठ का एकदम से डेवलपमेंट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आर्मीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट के लिए भी जोशीमठ एक मेन प्लेस के रूप में उभरा है। तो यहाँ पर एकदम से सिटी का इतना ये ओवर क्राउडेड हो गई कि जोशीमठ अब कहने लगे हैं कि ऐसे भी क्या डेवलपमेंट कि ये धंसने लगा है। थर्ड हम देख लेते हैं, 2021 में उत्तराखंड में एक बाढ़ आई थी जो कि चमोली ज़िले में आई थी। वहाँ पर हुआ क्या था, नंदा देवी ग्लेशियर का कुछ पार्ट जो था वो आपकी नदियों में गिर गया। उससे हुआ क्या, वही कि भाग गिरने से क्या हुआ, नदियों का मार्ग अवरुद्ध हुआ। जैसे ही ज़्यादा पानी हो गया वो बाढ़ के रूप में एकदम से आ गया। हालांकि उस समय कुछ लोगों ने ये बोला कि अगर टिहरी बांध नहीं होता तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा तबाही आ जाती, बट स्टिल हम ये मान रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो पारिस्थितिकी के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हिमालयन इकोसिस्टम के साथ कुछ तो छेड़छाड़ हुई है जिसके कारण ये आपदाओं की जो आवृत्ति है यानी कि आने की जो संभावनाएं हैं वो बार बार बढ़ती जा रही हैं और अधिक तीव्रता में ये सभी चीज़ें होने लगी हैं। एक चीज़ और, उत्तराखंड में अगर आपदा प्रबंधन की बात करें तो उत्तराखंड पहला एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने इस तरीके का कानून बनाया था 2005 में। दूसरा फैक्ट ये है कि हालांकि अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक भूकंप ऐप लॉन्च किया है। नाम क्या है उसका, भूकंप ऐप लॉन्च किया है, जो कि जिसका मेन काम उन्होंने ये बताया है कि ये भूकंप आने से 4-5 सेकंड पहले अलर्ट जारी कर देगा। हालांकि ये थोड़ा, कभी किसी ने बोला है कि ये थोड़ा फेल भी हो गया है कि अभी नेपाल में भूकंप आया था
तो वो यहाँ पर ऐप में नहीं आया है। लेकिन इनका जिन्होंने ये ऐप बनाया है उन्होंने ये बोला है कि अगर 5 रिएक्टर स्केल पे 5 अंक की तीव्रता से ज़्यादा, यानी कि रिएक्टर स्केल पे अगर 5 से ज़्यादा का भूकंप रिकॉर्ड होगा तो वो ज़रूर इस ऐप में शो होगा या नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। तो ये तो रही बात यहाँ पे उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ डिज़ास्टर्स के बारे में और डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। अब हम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखा क्यों है। हर जो राज्य हैं, मान लीजिए यूपी है, उत्तराखंड है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, ये अपने यहाँ इस तरीके के समिट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि वो लोगों को ये बताते हैं कि हमने अपने कानूनों में कुछ परिवर्तन किया है और आइए हम आपको एक विंडो प्रोवाइड करते हैं, आप हमारे यहाँ आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाइए, इसको यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगाइए। इंडस्ट्रीज़ लगाने से होगा क्या? यहाँ पे रोज़गार उत्पन्न होंगे और लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। तो इसी तरह से अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया है 2023 में, जिसमें हम याद करने वाली चीज़ ये है या ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इसकी थीम क्या है। इसकी थीम थी पीस टू प्रॉस्पेरिटी। अब देखिए, जो उत्तराखंड है पहाड़ी राज्य है, शांति बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अध्यात्म के लिए लोग यहाँ पे आते ही हैं। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं? पीस टू प्रॉस्पेरिटी, यानी कि अब शांति से अब आप खुशहाली की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी बढ़िए। यहाँ पे खुशहाली का मतलब ये नहीं है कि अभी तक लोग यहाँ पे खुश नहीं थे, लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि प्रदेश की स्थितियाँ ही ऐसी हैं कि हर जगह आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। तो लोगों को यहाँ पर बुलाने का कारण ही यह है कि आप यहाँ पे आए, यहाँ की कुछ जगहों को देखें, कुछ ज़मीनों को देखें और उसके हिसाब से, यहाँ की एनवायरनमेंट के हिसाब से यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज़ लगाइए। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो इन्वेस्टर समिट हुआ था ये मेनली देहरादून में हुआ था और यहाँ पर सरकार ने कुछ अपनी खूबियाँ गिनवाई हैं ताकि इन्वेस्टर्स को यहाँ पर उनको इनवाइट करने में थोड़ा आसानी हो। और वो क्या थी कि जैसे हमने जो कानून है वो बहुत सरल कर दिए गए हैं। 200 से अधिक कानून पे हमने चर्चा की है और उनको थोड़ा सरल बना दिया है। एक सिंगल विंडो प्रोवाइड की गई है जिससे कि आपको सारे जो इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो आपको एक सिंगल विंडो पे मिल जाएंगे। जो भूमि है वो सस्ती है, यानी कि जो लैंड है वो सस्ता है। हमारे यहाँ पे जो युवा हैं, यानी कि जो काम करने वाली जनता है वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं, वो अच्छी दक्षता रखते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे मेन जो कोट की गई है वो ये है कि यहाँ पर राजधानी क्षेत्र से निकटता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से निकटता है, यानी कि दिल्ली एनसीआर से अब निकट हो गए हैं हम। कैसे? आप देखेंगे कि देहरादून और दिल्ली के बीच में अभी हाल ही में एक राजमार्ग बनाने की बात की जा रही है, एक रास्ता निकालने की बात की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब देहरादून से दिल्ली का बीच के जो रास्ता है वो 2 से 3 घंटे का ही रह जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो मेन फोकस किया है वो टूरिज्म पे भी किया है। जैसे इन्होंने कहा है कि भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में उत्तराखंड के पर्यटन स्थल आते हैं। उसके अलावा एक और इन्होंने एक बात की है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो राज्य की जीडीपी, यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की जीडीपी की बात करें तो उसमें 50% से ज़्यादा का रेशो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का आता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो हैं वो इन्वेस्टर्स के लिए की गई हैं। इसके आगे बात करें, अब जो भी मान लीजिए सरकार ने अभी ये इन्वेस्टर समिट किया है तो इसके आयोजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं। जैसे 5 घरेलू रोड शो किए हैं और 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो किए हैं। रोड शो का मीन्स क्या है कि मान लीजिए मुझे ये समिट के बारे में लोगों को अवेयर करना है कि हमारे उत्तराखंड में इस तरह से एक समिट होने जा रहा है, इन्वेस्टर्स को मैं इनवाइट करने जा रही हूँ। तो उसके लिए उन्होंने जगह जगह जहाँ पे वहाँ के लिए रोड शो किए हैं। जैसे अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी और दुबई में किया है। और अगर इंडिया की बात करें तो दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद, मुंबई में ये रोड शो किए गए हैं। तो ये रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स के बारे में बात। ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो 2023 में ऐसा कहा जा रहा है जो हुआ था, जितना सरकार ने लक्ष्य रखा था वो सरकार को प्राप्त हो गया है।
ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अब उत्तराखंड में आने लगेगा। जो मेन फोकस किया गया है इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा फोकस किया है, टूरिज्म पे फोकस किया है, स्टडी पे, एजुकेशन पे, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है। तो ये रही थोड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में बात। आगे ही उत्तराखंड से रिलेटेड या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो भी करंट न्यूज़ चल रही हैं जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।